नेट की सोशल वर्क में यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको पढ़ के जाइएगा। केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क, यहाँ से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। अप्लाइड हो या आपका फैक्ट पर आधारित हो, या सुमलित वाला प्रश्न हो, या कथन कारण का प्रश्न हो, या विचार पर प्रश्न हो, ठीक है, इन सब पर प्रश्न पर आधारित है यूनिट नंबर 1 से 5। और मैं आपसे कहूँगा कि केवल समझने का प्रयास करिए, केवल समझने का प्रयास करिए। ये समय है, जैसे कल कई बच्चों ने काफ़ी जागरूक, ऐसा लगा कि काफ़ी एक्टिव हो गए थे, खूब प्रश्न भी पूछे जा रहे थे, विचार भी अपने व्यक्त कर रहे थे सारे बच्चे। वो अच्छी क्लास लगती है, वो क्लासेस अच्छी बनती हैं। ऐसे अगर आप करेंगे, ऐसे पढ़ेंगे तो वो मज़ा आता है पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी, फिर अच्छा लगता है हमें, ठीक है। और दूसरी बात, यूनिट नंबर 6 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक का देखिए। आपको बताऊं, पहले 9 और 10, 9 और 10 से जब भी कभी प्रश्न बनाया जाता है, अप्लाइड प्रश्न बनाते हैं यहाँ पे 9 10, केवल ये कहेगा कार्य स्थल पर क्या हो रहा था, सामाजिक कार्यकर्ता सेवार्थी के साथ क्या कर रहा था। यहाँ से कोई फैक्ट नहीं है 9 और 10 से, 9 और 10 से कोई फैक्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। अब रही बात आप लोगों का, एक यूनिट है इसमें 6 से लेकर 10 के बीच में, संविधान। ये संविधान ऐसा पढ़िए जहाँ दोनों जगह कवर हो, पार्ट ए में भी कवर हो, पार्ट बी में भी कवर हो, ठीक है। तो मैं तो पढ़ाऊँगा ही पढ़ाऊँगा आप लोगों से कुछ वो चीज़ें। तो यहाँ पे प्रश्न आप लोगों को ध्यान रखिएगा, फैक्ट से प्रश्न आते हैं। आर्टिकल हो गए, वो आर्टिकल बताइए जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के रिलेट कर रहा हो, ऐसे आर्टिकल का नाम बताइए। तो फैक्ट का बेस्ड प्रश्न होते हैं यहाँ पर ज़्यादातर, 90% मैं आपको बताऊँ उस संविधान के संबंध में आप लोगों के लिए, है ना। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। और फिर इसी में 6 से लेकर 10 के बीच में जो यूनिट बचा है, जैसे मान लीजिए 6 बच गया और 8 बच गया, यहाँ पर आप लोगों को अप्लाइड प्लस फैक्ट दोनों मेंशन रहेंगे, दोनों मेंशन रहेंगे। अब मैं जितना आप लोगों को फैक्ट लिखवा दूँ उसे नोट कर लीजिए, विचारों को समझिए कि कौन सा विद्वान कौन सा विचार कह रहा है। उनके किताब के आधार पे उन्होंने अपनी अवधारणा दी है। जैसे आप अगर पढ़ेंगे, जैसे किताब भी पढ़ेंगे ना, तो किताब का नाम भी वही है, और अगर उनके विचार भी पढ़ेंगे तो कभी कभी पेपर में वही विचार भी आ जाते हैं कि विचार किसका, तो रिलेट हो। जैसे अभी मैं कहूँ वर्ग संघर्ष, तो जाहिर सी बात कार्ल मार्क्स का आता है। अब वर्ग विहीन संघर्ष या वर्ग संघर्ष की बात करूँ तो क्लास कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बुक की बात करूँ तो उन्हीं के बुक का नाम भी है, कार्ल मार्क्स की, है ना, कार्ल मार्क्स की वो किताब का नाम भी है। तो इसलिए आपको वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा। बात समझ रहे सोशल वर्क के बारे में, है ना। अब दूसरी चीज़, आप लोग एक कार्यक्रम होता है, कार्यक्रम मतलब जैसे आपको बताओ योजनाएं बनाई जाती हैं। अब योजनाएं जो हैं आप लोगों को प्रधानमंत्री से संबंधित हैं। अब एक दो योजनाएं अगर आपको सही तरीके से सुमिलित हो गई, अच्छे से अगर याद है कर लिया, ऑप्शन का सहारा लेते हुए आप उस प्रश्न को भी ठीक कर सकते हो, उस पूरे प्रश्न को भी आप ठीक कर सकते हो। 2022 का बड़ा सरल प्रश्न आया हुआ था 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 2022 को बहुत सरल प्रश्न आया था, और काफ़ी बच्चों ने अच्छा मतलब नंबर भी लेके आए, है ना, कई बच्चों ने। और यहाँ पे दिक्कत तब होगी आप लोगों को जब आप किसी ऑप्शन को लेकर कंफ्यूज होंगे। कंफ्यूज आपके अंदर आनी ही नहीं चाहिए, अस्पष्ट हो जाना चाहिए। यदि उस समय डाउट है, अगर अभी डाउट है तो पूछिए मैं किस लिए हूँ, मैं किस लिए हूँ भाई, मेरे से पूछिए, ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए। मैं नहीं भाई, कोई बच्चे भी ग्रुप में मैसेज आए, कुछ 2-3 मिनट बाद दूंगा या 2-3 घंटे बाद दूंगा, मैं रिप्लाई करूंगा आपको कि हाँ भी हो, है ना। तो अब पूछिए, मैं बताऊंगा खुद। इसलिए 1.5 महीने का समय है आपके पास। अब पढ़ने की जो गति है वो तीव्र करनी है, आप लोगों को पढ़ने की गति तीव्र करनी है, ठीक है। अब बताइए कोई डाउट वगैरह है पूछने का, कोई मतलब है और भी चीज़ें, मतलब पेपर कैसे क्रैक करना क्या नहीं, और पूछो, मैं बताता हूँ आपको, और भी तरीके बताऊंगा। सर इसके बारे में आप एक छोटी सी वीडियो बना सकते हैं, मतलब या जो सिलेबस आ जाए तो उसके साथ ही आप डिस्क्राइब कर दें कि ये देखो ये टॉपिक है, यहाँ से उठा लो, ये यहाँ से पढ़ लो, ये यहाँ से कर लो। चलो अच्छा, ठीक है, ठीक है भारत जी, ये भी आपको मैं बना के प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। हाँ, और कुछ पूछना किसी को, फिर मैं बढ़ूँ आगे, अब आज की टॉपिक लूँ, बताइए। जी सर, टॉपिक कराइए। चलो बहुत बढ़िया। चलो, तो ये आज आप लोगों के सामने कुछ ऐसा देखने को मिला जो यूजीसी नेट में
डेट निर्धारित कर दी गई है कि 29/12/2022 से ही आप लोगों का फॉर्म फिलअप होगा और अभी तक लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है। रात में लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। समय मिलते ही आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा सभी लोग यूजीसी का। और 1.5 महीने का टाइम है आपके पास। 21 फरवरी से लेकर कब तक एग्ज़ाम होगा? कब तक था? 10 मार्च तक। ओके, हाँ, 21 फरवरी से 10 मार्च तक आप लोगों का पेपर रखा गया है। बेसिकली सोशल वर्क का पेपर लास्ट में ही हर बार हुआ है, शायद इस बार भी होगा लास्ट में ही। तो समय आपके पास समझ लो सारे और भी बच्चों की अपेक्षा आपके पास तो ज़्यादा समय है फिर भी। तो इसलिए अब आज से ही पढ़ाई की प्रक्रिया तीव्र कर दीजिए। संडे को, हर एक संडे जो होगा वो 2.5 से 3 घंटे आप लोगों की अब क्लास चलेगी। मान के चलिए एक मैराथन के रूप में आप लोगों के लिए मैं क्लास लेकर आऊँगा हर संडे के दिन, और क्लासेस पर डे चलेगी। यूनिट नंबर 2 पे हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। और कंटेंट आप लोगों को यूनिट वाइज आपके टेलीग्राम पर मिलता रहेगा। एक्टिव हो जाइए, अभी से कुछ नहीं हुआ है, और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आज का हमारा टॉपिक यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग हम बात करें सोशल वर्क में, तो यूनिट नंबर 2 में कहा गया है समाजशास्त्र के अध्ययन के दौरान में उपागम। जैसा कि आप सब जानते हो, मेरी जो लास्ट क्लास हुई थी उपागम पर आधारित थी। उसमें मैंने आप लोगों से प्रकारवाद के बारे में समझाया था, जिसमें से मैंने टालकाट पार्सन्स को अहम बताया। अब ये चीज़ें ध्यान रखने वाली बातें हैं। मैंने टालकाट पार्सन्स से अहम क्यों बताया? क्योंकि टालकाट पार्सन्स पेपर में आते हैं, वहीं आर.के. मार्टिन ऑप्शन में आते हैं, इसके लिए आपको आर.के. मार्टिन का भी नाम याद रखना चाहिए। वहीं अगर मैं आप लोगों से बात करूं, इस्माइल दुर्खिम पेपर में आते हैं। मैंने जितनी भी किताबें उनकी आई हुई है, जो भी उनका फैक्ट वगैरह था, मैंने सारे लिखवा दिए हैं, इसलिए आपको उनका भी नाम याद रखना का। मेलिनोवस्की का नाम ऑप्शन में आता है, ठीक है, इसलिए मेलिनोवस्की के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट था वो भी मैंने बता दिया। तो जो मेरी लास्ट क्लासेस थी वो प्रकारवाद पर थी, प्रकारात्मक पर आधारित थी या प्रकारवाद पर आधारित थी। आज हम बात करने वाले हैं संघर्ष का अर्थ देखेंगे, परिभाषा देखेंगे, विशेषता और प्रकार को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट उपागम पर। देखिए संघर्ष क्या, पहली बात जो संघर्ष हम कहें या इसी को कभी कभी द्वंद्वात्मक शब्द आता है। एक शब्द और आता है द्वंद्वात्मक। यहाँ पे अगर हम बात करें क्या आता है? द्वंद्वात्मक। ध्यान रखने वाली बात है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। और इसी द्वंद्वात्मक और संघर्ष को कहा जाता है संघर्षपूर्ण। क्या बोला जाता है इसको? संघर्षपूर्ण कहा जाता है। द्वंद्वात्मक का अगर कभी कोई व्यक्ति इसका मीनिंग पूछे तो आप एक बात बोलना कि असहमति को दूर करने के लिए जो प्रयुक्त तर्क होता है, जो प्रयुक्त तर्क होता है, उसी तर्क करने की एक विधि होती है। ये क्या असहमति को दूर कर रहे हो ना, ये कीवर्ड था आपका कि अब संघर्ष में कीवर्ड्स कौन सा है? असहमति है। असहमति को अगर दूर करने के लिए जो तर्क आप कर रहे हैं वो मेथड के रूप में या एक उपागम के रूप में हमारे सामने द्वंद्वात्मक आ रहा है। अब ये आप जानते भी हैं, प्राचीन काल से ही भारतीय और यूरोपीय दर्शन के केंद्र में रही है, और ये केंद्र में रहा है द्वंद्वात्मक उपागम, ठीक है। अब अगर आपसे पूछे कि द्वंद्वात्मक पद्धति या द्वंद्वात्मक उपागम की जनक किसको माना जाता है, तो मैं आप सबसे कहूं जनक के रूप में हीगल ने द्वंद्वात्मक पद्धति को सुकरात से ग्रहण किया था। हीगल, और हीगल की विचारधाराओं से अगर कोई व्यक्ति प्रभावित हुआ है तो वो आप जानते हैं कार्ल मार्क्स। यस या नो? जानते हैं ना? और क्योंकि द्वंद्वात्मक पद्धति के जो जनक माने गए, तो बताइए आप तीनों में से किसका नाम देंगे? कार्ल मार्क्स का, सुकरात को, या हीगल को? आप अपने विचार बताइए। हीगल नहीं, यहाँ पे आपको सुकरात मानना है। किसको देना है? सुकरात को, ठीक है, सुकरात को। तो ये हीगल के द्वंद्वात्मक पद्धति के सुकरात से ग्रहण किया, क्योंकि द्वंद्वात्मक पद्धति के जनक जो है सुकरात ही हैं, इसलिए आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सुकरात। अब देखिए, ये जो समाजशास्त्र में संघर्ष है, जो द्वंद्व है, वो 2 विचारधाराओं पर है। अब केवल कीवर्ड को समझिए, 2 विचारधाराएं कौन कौन सी हो सकती हैं संघर्ष में? पेपर में प्रश्न आपको विचारधाराओं से भी तो बनाए जा सकते हैं, बिल्कुल बनाए जा सकते हैं। तो 2 विचारधाराएं थी। एक विचारधारा थी वहाँ जहाँ संरचनात्मक प्रक्रियावाद, जहाँ पे स्ट्रक्चर के आधार पे प्रक्रियात्मक विचारधाराएं थी। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि एक तो संरचना पर आधारित थी,
विचारधारा। स्ट्रक्चर तो आप समझ ही रहे होंगे, अभी बात करेंगे भी संरचना पे। दूसरी जो थी वो संघर्षवादी विचारधारा थी, और जो संघर्षवादी विचारधारा थी वहाँ बेसिकली हम रेडिकल को हम लोग कहते हैं मूलभूत बोलते हैं रेडिकल को। और रेडिकल कह लीजिए या आप उसको आमूल चूक परिवर्तनवादी कह लीजिए, आमूल चूक परिवर्तनवादी कह लीजिए, है ना। अब ये विचारधारा थी, मतलब एक बुनियादी विचारधाराएं थी, जो बुनियादी का मतलब जो चीज़ें बेसिक पर आधारित हो, जो संरचना पर बनाई जा रही है, वो एक पर विचारधारा थी। दो विचारधाराएं थी, और इन्हीं दो विचारधाराओं को बोला गया भाई ये संघर्षवाद है, यही संघर्ष है, यही संघर्ष है। और इसी संघर्ष में आपको एक और नाम मिलता है, एक शासक वर्ग, एक शासित वर्ग। इन्हीं दोनों के बीच में संघर्ष होता है, और ये बात आपको अच्छे से मालूम है। जब शासक वर्ग और शासित वर्ग की बात मैं करता हूं तो आपके मन में एक ही नाम याद आता है, कार्ल मार्क्स। यस या नो, बताइए। बिल्कुल, ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं कभी कभी, और ये इसी को तो संघर्ष बोलते हैं। हम दो लोगों के बीच में संघर्ष हो रहा है, आप लोगों के बीच में भी कोई दो व्यक्ति होगा, उन्हीं के दो बीचों के व्यक्ति के बीच में संघर्ष, वही तो संघर्ष है, वही तो संघर्ष है। अब देखिए, संघर्ष किसी व्यक्ति या समूह के द्वारा बल प्रयोग, हिंसा, प्रतिकार अथवा विरोध पूर्वक किया जाने वाला एक प्रयत्न है जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों अथवा समूह के कार्यों में बाधा डालता है, वही संघर्ष होता है। वहीं हमें संघर्ष देखने को मिलता है। संघर्ष आप ये भी कह सकते हो, संघर्ष जो होता है वो सहयोग से एक क्रॉस पर काट रहा है। संघर्ष ऐसा भी होता है, एक क्रॉस भी कर देता है। यहां पे भी संघर्ष होगा, संघर्ष यहां पर भी होगा। अच्छा, अगर आपसे पूछे द्वंद्वात्मक संघर्ष में, अब जो द्वंद्वात्मक, देखो कॉन्सेप्ट द्वंद्वात्मक संघर्ष की अगर मैं बात करूं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात करूं, तब भी नाम कार्ल मार्क्स का ही आता है। और वो भी बात आप लोगों को वहीं पर दो या दो से अधिक व्यक्तियों अथवा समूहों के कार्यों में बाधा ही डालेगा, वो भी आपका यही रिप्रेजेंट करेगा। मार्क्स की सबसे प्रमुख उपलब्धि मानी जाती है अगर कोई, तो वह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद माना जाता है मार्क्स की। संघर्ष में केवल एक ही व्यक्ति का नाम याद रखो, कार्ल मार्क्स, बहुत इंपॉर्टेंट। बाकी अभी मैं बात करूंगा डोरेंडॉर्फ, कॉजर वगैरह के बारे में, ठीक है, किंग्सले डेविस, सेविल और गिलिन, ठीक, क्या कह रहे हैं ये इनकी बात करूंगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है आपका कार्ल मार्क्स ही। यहाँ पे इसने कहा है कि भौतिकवाद सिद्धांत, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में केवल एक ही सिद्धांत नहीं है, बल्कि स्वयं में एक पद्धति के रूप में भी जाना जाता है। इसीलिए तो मैंने आपको शुरुआत में द्वंद्वात्मक पद्धति के जनक का नाम बता दिया, सुकरात है, जिसका कार्ल मार्क्स ने अपने चिंतन में, चिंतन का मतलब थॉट, विचार में व्यापक उपयोग किया है, व्यापक लेवल पर उपयोग किया है ना। इसको आप ध्यान समझिएगा। यहाँ पे केवल विचारधाराएं होती हैं, बस केवल विचारधाराएं वगैरह होती हैं। फिर संघर्ष जो होता है, देखिए, मानवीय संबंधों में विद्यमान रहने वाली एक अनिवार्य और स्वाभाविक सामाजिक प्रक्रिया है, और जाहिर सी बात है संघर्ष तो होता ही भाई, और ये सामान्य सी बात है, स्वाभाविक सामाजिक प्रक्रिया, ऐसे थोड़ी कोई चीज़ें भाई विचार विमर्श करके आ रही है ना। जब सामाजिक संबंधों में समझौते की कोई संभावना नहीं रह जाती, तो कोई व्यक्ति या समूह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रतिस्पर्धा का मार्ग छोड़कर हिंसा की धमकी का सहारा लेने लगता है, तो विरोधी का नुकसान पहुंचाने या समाप्त करने का प्रयत्न करने लगता है। तो ऐसे में यह संघर्ष बन जाता है, यही तो संघर्ष है। अब अपने आप के अंदर भी हमें उस व्यक्ति से ज़्यादा नंबर लाने हैं, हमें अव्वल रहना है, हमें जीआरएफ लाना है, ये संघर्ष ही तो है ना, यही संघर्ष है। अब आप संघर्ष की परिभाषा और अच्छे से देख सकते हैं। जेएस फीचर पेपर में नहीं पूछा जाएगा, केवल मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि संघर्ष होता क्या है। पारस्परिक अंतःक्रिया का वह स्वरूप जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे को दूर करने का प्रयत्न करते हैं, वही संघर्ष है, ये फीचर कहते थे। गिलिन ने क्या बोला कि संघर्ष वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति और समूह अपने ध्येय का मतलब होता है उद्देश्य, उद्देश्य का मतलब होता है लक्ष्य, लक्ष्य का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव या गोल, आप कह सकते हो, कि जो प्राप्ति के प्रयास विरोधी या विरोध को सीधा हिंसा की धमकी से चुनौती देकर करता है, वही संघर्ष है।
मैकाइबर एंड पेज देखिए, सामाजिक संघर्ष में वे सभी क्रियाकलाप मतलब एक्टिविटी या गतिविधि सम्मिलित होती हैं जिसमें मनुष्य किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक दूसरे से लड़ते अथवा विवाद करते रहते हैं। मतलब ये बात कह सकते हो आप क्रॉस पे काटती है, एक दूसरे को लड़ रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, क्रॉस पे काटती है। ये भी मैकाइबर पेज की परिभाषा बन सकती है, क्रॉस पे काट रही है। डब्ल्यू ग्रीन, दूसरे या दूसरों की इच्छा के विरोध, प्रतिकार या बलपूर्वक रोकने का विचारपूर्वक जो प्रयत्न है, जो संघर्ष करते हैं, वो भी आपका संघर्ष ही कहलाता है। बस सिंपल सी बात है, इसमें कुछ है नहीं और संघर्ष में। और देखिए संघर्ष की थोड़ी सी विशेषताएं देख लेते हैं हम लोग, क्या क्या इसकी विशेषताएं हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देख सकते हैं संघर्ष के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों और समूहों का होना जरूरी है और एक दूसरे के हितों को हिंसा की धमकी, आक्रामक विरोध, उत्पीड़न के माध्यम से चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वही संघर्ष है। ये विशेषता है। देखिए भाई, हर एक चीज की कोई विशेषता होती है, कोई चीज़ की विशेषता होती है, चाहे कॉपी ले लो, पेन ले लो, चाहे कंप्यूटर ले लो, चाहे फ़ोन ले लो, एटसेट्रा, कुछ भी ले लो, उसकी एक विशेषता है। आपकी भी एक विशेषता है, सबकी एक ठीक उसी प्रकार से संघर्ष की एक विशेषता है। ये कहता है भाई कि हिंसा की धमकी, आक्रामक विरोध, उत्पीड़न, उसके माध्यम से चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, वही संघर्ष है। बिल्कुल, संघर्ष एक चेतन प्रक्रिया मानी जाती है जिसमें संघर्षरत व्यक्तियों और समूहों को एक दूसरे की गतिविधियों का ध्यान रहता है और ये अपने लक्ष्य की प्राप्ति के साथ साथ विरोधी का मार्ग से हटाने का प्रयत्न भी करता है, वही संघर्ष है। संघर्ष एक वैयक्तिक प्रक्रिया है। इसका तात्पर्य यह है कि संघर्ष में ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित होकर प्रतिद्वंदियों पर केंद्रित होता है। संघर्ष एक अनिरंतर प्रक्रिया है जिसका अर्थ यह है कि संघर्ष सदैव नहीं चलता बल्कि रुक रुक के चलता है और इसका कारण यह है कि संघर्ष एक शक्ति और अन्य साधन जुटाने पड़ते हैं जो किसी भी व्यक्ति या समूह के पास असीमित मात्रा में नहीं होते हैं या नहीं पाए जाते हैं। व्यक्ति या समूह सदैव संघर्षरत नहीं होता है। अब देखिए, अब आपके पेपर में जब क्वेश्चन बनेगा द्वंद्वात्मक से, तो मैं आपको बता दूं, एक ऑप्शन में मान लो ये दे दिया कि हिंसा की धमकी, आक्रामक विरोध, हिंसा के माध्यम से चोट पहुंचाने का जो कोशिश की जा रही, क्या वो संघर्ष है? यदि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं, तो आप वहाँ पे आप सही लगा के आएंगे। नहीं तो पता चला आप करे हो हिंसा की धमकी, आक्रामक विरोध वाला शब्द, तो ये तो निगेटिव पॉइंट में चला जाता है। बच्चे बेसिकली यही करके आते हैं, जब निगेटिव आते हैं तो उसको क्रॉस मार देते हैं, ये तो है ही नहीं, ये संघर्ष है। हाँ, और जो कि ये संघर्ष है, ये समझना जरूरी है। फिर उसके बाद देखिए, एक ऑप्शन में अगर आपको लिख दे कि संघर्ष एक वैयक्तिक प्रक्रिया है, क्योंकि आप जानते हैं यह एक वैयक्तिक प्रक्रिया, लेकिन आप देखिए यहाँ पर देखिए कि व्यक्ति, समूह, लास्ट वाली पॉइंट में व्यक्ति या समूह सदैव संघर्षरत नहीं होता। अब पता चले आपको ये याद है, तो जब आपने व्यक्ति सोचा तो यहाँ पर व्यक्तिकरण की प्रक्रिया आपको सोचने लगे कि भाई ये तो फिर गलत हो गया, क्योंकि आपको बस यही मैं कहता हूँ अप्लाइड प्रश्न में विचार जरूरी है। इसलिए संघर्ष एक वैयक्तिक प्रक्रिया है, लेकिन इसके मायने में किस तरीके से, देखिए आप यहाँ पे सोचना पड़ेगा आपको कि संघर्ष में ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित ना होकर प्रतिद्वंदियों पर केंद्रित होगा, तो जाहिर सी बात है वैयक्तिक प्रक्रिया वो कहलाएगी। जब प्रतिद्वंदियों पर केंद्रित होगा, जो आपके सामने होगा उस पर केंद्रित होगा, तो ये आपका सही माना जाएगा, वैयक्तिक प्रक्रिया। और ये भी बात सत्य है, जब आपने इसको करेक्ट मान लिया है, ऑप्शन में सही दे दिया है, तो ये भी सही हो जाएगा आपका कि व्यक्ति और समूह सदैव संघर्षरत नहीं होता है। ये भी संघर्ष की विशेषता ही है, हमेशा थोड़ी ना संघर्ष होता रहता है। और ये अनिरंतर प्रक्रिया है, ये भी ध्यान रखना, अनिरंतर प्रक्रिया है, मतलब कंटिन्यूअस प्रक्रिया नहीं है। और आपके ऑप्शन में मिलेगा संघर्ष लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, तो लगातार चलने वाली प्रक्रिया नहीं होगा, उसी को आप एलिमेंट कर देना, यही काट देना, क्योंकि ये हमेशा ऐसे जब ऐसे शब्द आते हैं तो ये बीच में होता है, क्योंकि पहला दूसरा पॉइंट खूब अच्छे से पढ़ते हो, तीसरा चौथा पॉइंट में आप कंफ्यूज होके लगा के चले जाते हो इसी को भी। इसलिए ध्यान से प्रश्नों को पढ़ना, ऑप्शनों को पढ़ना है, ये आपका काम है एग्जाम में। तो अनिरंतर प्रक्रिया मतलब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये कभी कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। अनिरंतर का मतलब क्या होगा, कंटिन्यूअस की प्रक्रिया क्या होगी, निरंतर का मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया हो जाएगी, अनिरंतर का मतलब क्या हो जाएगा, लगातार ना चलने वाली प्रक्रिया हो जाएगी। यस या नो? जी सर। हाँ, तो इसलिए सदैव संघर्ष नहीं चलेगा, इसलिए आप इसको कंटिन्यूअस मत करके आइएगा, है ना। बस यही चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आगे बढ़िए और भी चीज़ों को समझ लिए। देखिए यहीं आपको प्रश्न
विशेषता, उद्देश्य, प्रक्रियाओं से प्रश्न बनाए जाते हैं यूजीसी में। आप देख लीजिए पेपर उठा के, आजकल के जो 19, 20, 21, 22 में पेपर हुए उठा के देखिए। आगे बात करते हैं। संघर्ष एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है और इसका अर्थ ये है कि संघर्ष किसी न किसी रूप में प्रत्येक समाज और प्रत्येक काल में कम या अधिक मात्रा में अवश्य पाया जाता है। बिल्कुल राइट। अच्छा, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए सार्वभौमिक प्रक्रिया क्या होती है, आपको ये मालूम होना चाहिए। भाई आप असिस्टेंट प्रोफेसर होने जा रहे हैं तो आपको ये बात पता होना चाहिए, संघर्ष एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। मतलब सर सभी जगह है, संघर्ष सभी जगह होता बिल्कुल। है। सार्वभौमिक का यहाँ जो अर्थ मैंने आपको बताया था वो बेसिकली एक ऐसी प्रक्रिया से, एक ऐसी चीज़ों से जहाँ मैंने जो अनियंत्रित प्रक्रिया बताया, जिसका अर्थ मैं ये बताया कि सदैव नहीं चलता बल्कि रुक रुक के चलता है, और ये चीज़ें जो सार्वभौमिक शब्द लिख दिया गया, इसका मतलब बना कि ये हर जगह है, सार्वभौमिक। इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। मानसिक संघर्ष एक बड़ी ही दुखदाई मन की स्थिति मानी जाती है ना। तो उद्देश्यों के रूप में भी ये हमारे सामने देखने को मिल जाता है संघर्ष की प्रक्रियाएं। ठीक है, तो इसलिए आप इसको, तो संघर्ष सार्वभौमिक प्रक्रिया है, अर्थात किसी न किसी मात्रा में दुनिया के सभी समाजों में पाई जाती है। दुनिया के, आप ये कह सकते हो, दुनिया के सभी समाजों में पाई जाती है। जहाँ कहीं भी कोई सामाजिक संबंध है वहाँ संघर्ष प्रकट होगा, यह 110% गारंटी है। वही आपकी सार्वभौमिक प्रक्रिया बनेगी। समाज की रचना जो होगी इस तरह से होती है कि जिससे व्यक्ति समूह में विभिन्न स्वार्थ और हित होते हैं। व्यक्ति और समूह अपने हित की पूर्ति के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के रूप में संघर्ष जो है करता रहता है। अच्छा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तो आप जानते ही हैं। अवधारणा की बात आती है तो फ्लोरेंस होलिस का नाम आता है। प्रत्यक्ष का नाम अगर हम पूछते हैं वहाँ पे जब समाज कार्य की प्रणाली में, तो वाल्टर एंड्रियास फ्रेडलैंडर का नाम आता है। बेसिकली जो प्राथमिक प्रणाली उसको प्रत्यक्ष रूप में कहा गया है। अप्रत्यक्ष प्रणाली जो है उसको सहायक प्रणाली के नाम से जाना जाता है, गौड़ प्रणाली के नाम से जाना जाता है, सेकेंडरी प्रणाली के नाम से जाना जाता है, वाल्टर एंड्रियास फ्रेडलैंडर के माध्यम से अगर बात करते हैं तब। और जब समाज कार्य की अवधारणा के अंतर्गत हम और एक शब्द पढ़ते हैं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की अवधारणा किसने दिया, तो फ्लोरेंस होलिस ने दिया। ये भी पेपर में पूछा जाता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो जब व्यक्ति और समूह के अपने हितों के रूप में बात करता है तो प्रत्यक्ष भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। संघर्ष डायरेक्ट भी कर सकते हो और इनडायरेक्ट भी कर सकते हो, ये आप जानते हैं। संघर्ष आंतरिक और बाह्य प्रक्रियाओं के कारण ही होता है। आंतरिक प्रक्रिया क्या है? जब स्त्रियों को शिक्षा में प्रवेश दिया जाए तो वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो गई हैं और फिर उन्होंने अपने अधिकारों की मांग की। आज नारीवादी आंदोलन को जो है स्वरूप जो है दिखा देता है कि वह व्यवस्था या समाज का आंतरिक संघर्ष बन जाएगा। सांप्रदायिक दंगे हो गए, आतंकवाद हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, विद्यार्थी का संघर्ष हो गया, श्रम संघ आंदोलन हो गया। ये सभी एक एग्जाम्पल है, ये आंतरिक संघर्ष का पार्ट बन जाता है। वहीं जब हम आंतरिक संघर्ष के बजाय हम उसमें बाह्य प्रक्रियाओं के माध्यम से हम बाह्य संघर्ष को समझें तो दो राष्ट्रों के मध्य की बात करेगा। युद्ध हो गया, अंतर्राष्ट्रीय बाजार मंडी का युद्ध, तकनीकी साधनों को उत्पादन में जापान और अमेरिका में जो होड़ है वह भी एक प्रकार का बाह्य संघर्ष बन जाता है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि राष्ट्र लेवल पर जब बात होगी तो बाहरी चीज़ों की बात होगी और आंतरिक लेवल पर जब बात होगी तो वहाँ पे किसी चाहे अपने देश की बात कर लीजिए, अगर मान लीजिए अपने देश की बात होगी तो अपने देश के अंदर की बात हो जाएगी, या आप किसी क्लाइंट की बात करेंगे तो अंतर सामाजिक संबंधों को रिप्रेजेंट करके बोलेगा। उसकी क्या क्या चीज़ें हैं जो सीक्रेट होनी चाहिए वो आंतरिक अंतर्गत आएगी। जो बाह्य चीज़ों में जब आप उसको प्रोवाइड कराएंगे किसी ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट के रूप में तो वह बाह्य हो जाएगी किसी सेवार्थी की, है ना। तो ये चीज़ें बन जाती है। संघर्ष आप व्यक्ति के लेवल पर देख रहे हो कि समूह के लेवल पर देख रहे हो कि आप राष्ट्र के लेवल, किस लेवल पर देख रहे हो, वो जिस लेवल पर आप देखोगे उसी के आधार पर प्रश्न बनाया जाएगा। अब कहो कि विद्यार्थी में प्रश्न दिया हो और पूछ ले आपको सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, ये गलत है, यह होगा ही नहीं। प्रश्न ऐसे बनाए जाते हैं जिस प्रश्न में वास्तविकता होती है, उसी का एग्जाम्पल वगैरह बनाए, उसी से प्रश्न बनाए जाते हैं जिसमें कोई वास्तविकता ही ना। अब बात है, प्रश्न है सेवार्थी को लेकर,
समूहों को लेकर। तो एग्जाम्पल कैसे ले सकता है आतंकवाद, भ्रष्टाचार? यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया देश को लेकर, इसलिए ऐसा एग्जाम्पल बनाएगा। इसलिए बात को समझने का प्रयास करिएगा। पेपर में आपको केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क से प्रश्न आएगा, यहाँ से संघर्ष से। यहाँ देश वगैरह नहीं लाएगा संघर्ष में, यहाँ यही 3 रहेंगे जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये तीनों के बारे में इन्हीं से एग्जाम्पल रहेंगे। बट ये देश के बारे में दे रखा है ना। अपवाद है, अगर आ जाए तो अच्छी बात है। आगे बात करते, देखिए ये थे संघर्ष। संघर्ष में आपको अगर मैं बात करूं तो कार्ल मार्क्स का नाम याद रखिएगा, संघर्ष द्वंदात्मक भौतिक वाला, द्वंदात्मक भौतिकवाद, उसको आप ध्यान रखिएगा। एक कार्ल मार्क्स का नाम आता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी को आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें और आगे बात करते हैं, और भी चीज़ें मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। सुकरात वाले पर बता दीजिएगा उनको, उन्होंने क्या द्वंदात्मक जी, पूरा नाम बेसिकली क्या है मैं बता दूं। जो अगर पूछ रहे द्वंदात्मक पद्धति के जनक के रूप में, तो हीगल ने द्वंदात्मक पद्धति को सुकरात से ग्रहण किया था। आप अगर कोई किताब पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स वगैरह के बारे में, तो कार्ल मार्क्स वहाँ पे लिखा रहता है, कार्ल मार्क्स जो थे प्रभावित थे वो हीगल की विचारधाराओं से, और हीगल किससे थे? सुकरात से थे। तो हीगल ने द्वंदात्मक पद्धति को सुकरात से ही ग्रहण किया, क्योंकि द्वंदात्मक पद्धति के जनक थे वो सुकरात महोदय, इसलिए उनसे लिया उसने। अब ये मतलब नहीं था कि हीगल जनक थे कि उसकी वजह से इसने ग्रहण कर लिया कार्ल मार्क्स ने, नहीं, ये गलत बात। भले उससे प्रभावित हुआ, इनकी पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं रहेगा, लेकिन वहां आप ध्यान रखिएगा कि यानी कि अगर पूछेगा क्लियरली द्वंदात्मक पद्धति का जनक, तो वो सुकराती। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मार्क्स का विचार देखो, अब मार्क्स का विचार देखो, मार्क्स का द्वंदात्मक विचार क्या, ये बात को आप समझ लीजिएगा, आपको बहुत काम आएगा। वो कहते हैं प्रत्येक युग में पूंजी के विवाद पर, पूंजी मतलब समझ रहे हो ना, कैपिटल मतलब वो होता है राशि, पूंजी है ना। तो उसके विवाद पर समाज में 2 वर्ग पाए जाते हैं। अब 2 वर्ग आप जानते हैं, एक शासित एक शासक। अब उत्पादन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही समाज संबंधों का जन्म होता है। यही बात कार्ल मार्क्स की है। पूंजी के विवाद पर समाज को 2 वर्गों में पाया है, ये बात ध्यान रखिएगा। पूंजी के विवाद पर, पैसे की बात पर, है ना। इसलिए कहीं कहीं आप देखेंगे वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स का ही नाम आता है। और वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में 2 वर्ग हैं, एक है आपका शोषण वर्ग, एक है आपका शोषक वर्ग। और यहाँ पे भी उत्पादन के साधनों का स्वामित्व है, और दूसरा एक तो ये है कि उत्पादन के साधनों का स्वामित्व है, और स्वामित्व का मतलब समझ रहे हो, मालिक। और दूसरा जो केवल शारीरिक श्रम करता है। तो पहला जो है सदैव दूसरे वर्ग का वो शोषण करता है, दूसरे वर्ग का वो शोषण करता है, पहला हमेशा दूसरे का शोषण करेगा। तो इसीलिए इसने कहा कि समाज में एक शोषक है, शोषक, और एक शोषित। बस ये ध्यान रखना है, और ये दोनों में संघर्ष होता है। बस ये हो गया आपका क्लियर। आगे देखिए, अब देखिए कोजर ने उसकी परंपरा के विचारकों का मानना है कि संघर्ष हमेशा समाज के लिए हानिकारक नहीं होता है। देखिए अब बात ये आए, अब आपको समझना यही चीज़ होता है। मैं कहता नहीं हूँ विचार, देखो विचार, ये विचार थोड़ा सा यूनिट नंबर 2 आपको वो करेगा, लेकिन समझने वाली बात अगर समझ में आएगा तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों को। यहाँ पे उसने बोला कि भाई संघर्ष जो हमेशा समाज के लिए हानिकारक नहीं होता है, लेकिन वर्ग संघर्ष के माध्यम से द्वंदात्मक उपागम को कार्ल मार्क्स ने कहा है कि भाई 2 लोग हैं तो वो हमेशा होता है, हानिकारक ही होगा उनके लिए, उनके हित में कोई बात होगी ही नहीं। लेकिन कोजर महोदय कहते नहीं भैया ऐसी बात नहीं, हमेशा यहाँ पे उन्होंने कहा कि वो हानिकारक नहीं होता समाज के लिए। जब एक समाज दूसरे समाज के साथ संघर्ष में होता है तो समाज में सुदृढ़ता बनती है। बताइए भाई, इन्होंने ये बात कहा, लेकिन उसका जो मार्क्स था वो पूंजीवाद को लेकर बात किया, पैसे को लेकर बात किया। बट इसने पैसे की बात नहीं की है, इसमें कोई स्पष्ट रूप से कोई वर्ग वगैरह की बात नहीं किया है इसने, इसलिए इन्होंने ऐसे बोला। तो जब वर्ग नहीं है, पूंजीवाद नहीं है,
उत्पादन नहीं है, साधन नहीं है, तो क्यों लगाओगे कार्ल मार्क्स का? सीधा सी बात कह देना कि ये कोजर कहा है ये कि समाज में कोई हानिकारक नहीं होता, ये कोजर की ही बात है, यही बोल सकता है। पैसे वगैरह की बात अगर कोई करने वाला है, साधन वगैरह कोई बात करने वाला है, तो एक ही विद्वान है। सर्वहारा के कोई बात करने वाला है, पूंजीपति की कोई बात करने वाला है, तो एक ही नाम आता है भैया, कार्ल मार्क्स का। बस लेविस कोजर ने अपनी एक किताब लिखा, द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, बहुत बढ़िया किताब थी और फेमस भी हुआ है, ऐसी बात नहीं ये फेमस नहीं हुआ, काफ़ी फेमस हुआ था कोजर। जब हम पढ़ते समाजशास्त्र वगैरह तो वहाँ पे मैं बताता आपको लेविस कोजर के बारे में, बट हमारा तो टॉपिक है नहीं समाजशास्त्र के बारे में, इसलिए यूनिट डाल रखा है, इसलिए हमें पढ़ना जरूरी है। तो वो किताब पब्लिश की गई सन 1956 में, 1956 में वो किताब लाई गई थी। किताब का क्या नाम था? द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। और ये किताब में बताया गया कि संघर्ष का प्रकार्यवाद भी कहा जा सकता है। तो संघर्ष का प्रकार्यवाद भी कहा जा सकता है तो लेविस कोजर का ही है, क्योंकि सामाजिक संघर्ष में प्रकारात्मक पक्ष पर बल देता है। ये लुईस कोजर का विचार था। बस कुछ अगर इसमें पूछना है तो आप पूछ लो, अभी मैं बता दूं। लुईस कोजर में कोजर ने 2 टाइप के सिद्धांत बताए। भाई 2 टाइप के सिद्धांत होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं कोजर के सिद्धांत। पता कौन कौन से? एक होता है यथार्थवादी, सुनते जाइए और एक होता है अयथार्थवादी संघर्ष। अब जब पेपर में आपको यथार्थवादी आए और अयथार्थवादी आए तो मैं तो यही कहूंगा कि आप तुरंत लगा के आ जाइए कोजर को। अब समझिए यथार्थवादी है क्या। सुनो मेरी बात को। यथार्थवादी जो होती है, ये संघर्ष ऐसा है जहां लक्ष्यों के आधार पर कुछ परिणाम प्राप्त होते हैं। जब आपका कोई लक्ष्य है, कोई टारगेट है, संघर्ष हो रहा है वहां पे, और वहां आपको कुछ परिणाम मिल रहे हैं, कुछ रिजल्ट उत्पन्न हो रहे हैं, या आप उन्नति की तरफ रिजल्ट मिल रहा हो या आपको असफलता की तरफ रिजल्ट मिल रहा हो, यानी सफलता असफलता दोनों रिजल्ट मिल सकते हैं। भाई अगर जब आप क्रिकेट मैच देखते हैं या कहीं आप लड़ाई या युद्ध देखते हैं तो या एक किसी का जीत होगी या एक हार होगा, है ना। तो वो परिणाम है, जो परिणाम मिला है वही यथार्थवादी है, वही यथार्थवादी है। ऐसे संघर्ष यथार्थवादी अगर मैं बात करूं तो संघर्ष करने वाले पक्ष के सामने कुछ यथार्थ लक्ष्य होंगे और वे कुछ ठोस परिणाम की प्राप्ति के लिए ही आपस में टकराते हैं। तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति पर वो अधिक बल देते हैं, ना कि दूसरे पक्ष को नष्ट करने पर वो बल देते हैं। वो बल्कि अपने लक्ष्य पर बल देते हैं। जो जीतता है वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति पर अधिक बल देता है, ना कि वो दूसरे पक्ष को नष्ट करने पर बल देता है। वही यथार्थवादी है। अब पता चले कि आप उसको हानि भी पहुंचा रहे हो तो वो थोड़ी ना यथार्थवादी है। तो फिर तो आप सब जैसे इसका एग्जांपल किसान आंदोलन जो अभी हुआ था, वो इसका एग्जांपल हो सकता है। किसान आंदोलन कैसे, जरा समझाएं सर। किसान आंदोलन कैसे? किसान आंदोलन ऐसे मतलब कि उन्होंने किसी को हार नहीं पहुंचाया। उनका एक ऑब्जेक्टिव था कि हमारा ये जो बिल है ये वापस हो जाए। बिल वापस हो गया। बस बिल्कुल 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 करेक्ट। किसान आंदोलन इज द राइट। वहीं अगर हम बात करें एक अयथार्थवादी होता, फिर इसको समझ लीजिए। इसमें सर क्या होता है, अयथार्थवादी संघर्ष में ना तो लक्ष्य स्पष्ट होगा और ना ही कोई विशिष्ट परिणाम प्राप्त होगा। ऐसे संघर्ष में लक्ष्य या परिणाम महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। इसमें तो आक्रमण स्वयं विरोधी पक्ष पर ही किया जाता है। अब आप कह सकते हो कि यूक्रेन और रशिया हाँ युद्ध, तो यह अयथार्थवादी संघर्ष में ना तो लक्ष्य स्पष्ट है ना ही कोई विशिष्ट परिणाम। अच्छा, आप ये भी ना कहिए कि भाई हमें वहां पे नाटो में नहीं जाना चाहता, ये उसने लक्ष्य बना रखा है कि तुम नहीं जाओगे तो मैं इसलिए युद्ध कर रहा है रसिया। ये ऐसा मत सोचिएगा। यहाँ मेरा सिंपल से एग्जाम्पल ये है कि ना तो कोई लक्ष्य स्पष्ट है ना ही कोई विशिष्ट परिणाम प्राप्त करने के लिए संघर्ष है, और ऐसे संघर्ष में लक्ष्य या परिणाम महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें तो अब भाई केवल आक्रमण या तो विरोधी सामने वाले भाई करो या मरो की स्थिति वाली जो होती कंडीशन बनती है वो या अयथार्थवादी।
बस ये दो बातें अगर आपको पता हो गई है तो बहुत बढ़िया है, यही संघर्ष है कोजर महोदय का। बस आगे बढ़िए और देखिए संघर्ष के प्रकार। देखिए यहाँ पे मैकाइवर पेज ने बोला है कि भैया दो टाइप का संघर्ष होता है, एक तो प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है। अब देखिए अभी आपने देखा, मैंने पढ़ाया भी है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की अवधारणा फ्लोरेंस होलिस की भी है। जब समाज कार्य की प्रणाली में बात आती है तो वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर का नाम आता है, वहाँ पर भी आपने देखा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष के रूप में अगर मैं दोनों के रूप में हो सकता है, ये समाज कार्य की यूनिट नंबर 2 में जो द्वंद्वात्मक संघर्ष है उसके आपने विशेषताओं के रूप में देखा। वहीं अगर हम बात करें प्रत्यक्ष, फिर है क्या? प्रत्यक्ष का मतलब ये कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह एक दूसरे के विरोध आमने सामने होकर संघर्ष कर रहे हैं, वही प्रत्यक्ष है। जिसे वाद विवाद करते हैं, जैसे वैचारिक मतभेद हो गया, मारपीट हो गया, ये प्रकट हो गया प्रत्यक्ष रूप से। और अप्रत्यक्ष वो संघर्ष होता है जिसमें व्यक्ति और समूह एक दूसरे और समूह के स्वार्थ और हितों में बाधा पहुंचाकर स्वयं के हितों की पूर्ति का पूर्ण प्रयास करते हैं, वो अप्रत्यक्ष हो जाता है। मतलब स्वयं का हित, भैया मेरा भला हो रहा है, मेरा कल्याण हो रहा है, बस यही काम कर रहा है यहाँ पे। तो ये मैकाइवर पेज का हो जाता है। किंग्सले डेविस, एक आंशिक संघर्ष और एक पूर्ण संघर्ष। वह ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्तियों और समूहों के बीच लक्ष्य निर्धारित होते हैं, लेकिन उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधनों को लेकर विवाद की स्थिति होती है, और ऐसी स्थिति जब विवाद बन जाए तो वह आंशिक संघर्ष होगा। पूर्ण संघर्ष, जिसमें ना तो किसी प्रकार का समझौता होता है, ना ही किसी अन्य प्रकार के अन्य तरीके से संघर्ष टालने का प्रयास किया जाता, बल्कि यह संघर्ष वह रूप होता है या उसका स्वरूप होता है जिसमें शारीरिक शक्ति के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, उसे पूर्ण संघर्ष कहते हैं। भाई पूरी ताकत झोंक दिया है ना। तो इस तरीके का संघर्ष यहाँ पे बन गया। संघर्ष के अन्य प्रकार और भी है, व्यक्तिक संघर्ष भी है, वर्ग संघर्ष भी है, प्रजातीय संघर्ष भी है, सामाजिक संघर्ष भी है, राजनीतिक संघर्ष भी है, और भी टाइप्स हमें देखने को मिलता है ना। तो ये संघर्ष के आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो आपने देखा ना सर, एक मिनट, यहाँ पे जो 5 टाइप के हैं, ये पता है क्या नाम आते हैं यहाँ पे? कोई बताएगा मुझे किसका नाम आता है? ग्लीन एंड गिलीन, किंग्सले डेविस। नहीं, ग्लीन एंड ग्लीन की आती है, ग्लीन एंड ग्लीन की। किंग्सले डेविस तो अभी मैंने बताया ऊपर, आंशिक और पूर्ण। कोजर का मैंने बताया आपको, यथार्थवादी या अथार्थवादी। मैकाइवर पेज का बताया मैंने आपको, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, है ना। ये बात ध्यान रखिए। अब देखिए, संघर्ष की हम बात कर रहे थे, कारण। संघर्ष के रीजंस क्या हो सकते हैं? क्या कारण हो सकता है कि संघर्ष उत्पन्न होता है? कोई आप बता सकते हैं कोई रीजंस? कोई रीजन? सर रीजन यही होता है संघर्ष के लिए, जब दो लोगों के विचार मैच नहीं करते तभी क्लैश होता है। ओके, किसी भी चीज को लेकर ओके, तभी संघर्ष पैदा होता है। बिल्कुल। अब देखिए, पहले यहाँ पे इन्होंने कहा व्यक्तिगत विभिन्नता लिया है पहला। अब देखिए ये है क्या? ये बेसिकली क्या है, समाज में व्यक्तियों के माध्यम से भिन्नता पाई जाती है। जाहिर सी बात है, हर एक व्यक्ति यूनिक है भाई। व्यक्तिकरण का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा कि हर एक व्यक्ति यूनिक है, अद्वितीय है, इसलिए व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाएगी। तो शारीरिक लक्षण, बुद्धि, रुचि, मूल्य, प्रसामान्य, जीवन लक्ष्य आदि संबंधों में भिन्न। अब ये तो बहुत सारे हो सकते हैं, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, शारीरिक रूप से, है ना, सामाजिक, भाषाई इत्यादि के रूप में। वो इसलिए एक रीजन बन सकता है। कोई ना कोई कमी हो सकती है, कुछ भी चीज़ें हो सकती है। इन्होंने एक व्यक्तिगत विभिन्नता लिया। दूसरा, इन्होंने सांस्कृतिक विभिन्नता लिया। संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार होता है। संस्कृतियों के ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, प्रथा, धर्म, रूढ़ियों, लोकारीतियों, भाषा इत्यादि में अंतर पाया जाता है, जो इस संघर्ष का कारण बन जाता है। बिल्कुल, ये भी रीजन सही है। तो ये भी आपका सही है ना। परस्पर विरोधी संघर्ष भी होता है। समाज में जब परस्पर विरोधी स्वार्थ वाले समूह एक साथ काम करेंगे, तब उनमें संघर्ष की स्थितियां स्वयं में निर्मित हो जाती है। सामान्य रूप से अगर मैं बात करूं, आर्थिक क्षेत्र में पूंजीपति और नियोक्ता अपने कर्मचारियों और श्रमिकों की सेवा के बदले उतना परिश्रमिक नहीं बढ़ाते जितना लाभ अर्जन करते हैं। ऐसी स्थिति में हितों में टकराव होता है, जो संघर्ष का कारण बन जाता है।
तो परस्पर विरोधी। तो राजनीतिक का जो क्षेत्र है इससे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ये। आप समझ सकते हैं परस्पर विरोधी संघर्ष हो रहा है, तो परस्पर विरोधी संघर्ष वाले जो होते हैं वो स्वार्थ वाले समूह एक साथ काम करते भी, और तब उनमें संघर्ष की स्थितियां स्वयं में निर्मित हो गई है, तो स्वयं में निर्मित हो जाती है। वो परस्पर विरोधी संघर्ष का एक प्रकार से कारण के रूप में जान लेते हैं कि भाई ये कारण हो सकता है, रीजन हो सकता है, कारण हो सकता है। सामाजिक परिवर्तन भी रीजन बन सकता है। सामाजिक परिवर्तन तीव्र गति से उत्पन्न परिस्थितियों में समाज की संस्कृति, सामाजिक संबंधों के ताने बाने और समाज की संरचना में बदलाव आ जाता है। बिल्कुल ये भी बन सकता है संघर्ष, है ना। संघर्ष ये तो है सारी चीज़ें। आप कभी भी आप कोई भी टॉपिक पढ़े ना, अपनी लाइफ को रिलेट करके पढ़िए, देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे आपको सामाजिक परिवर्तन को लेकर। औद्योगिकीकरण हो सकता है, नगरीकरण के विकास में, सामाजिक संस्थाओं के परिवर्तन में आया। वहीं दूसरी ओर नए आविष्कार के व्यापार में हो जाए, व्यवसाय के क्षेत्र में हो जाए, ऐसे परिवर्तन भी आ सकते हैं, है ना। तो ये भी सामाजिक परिवर्तन का ही तो एक कारण बन जाता है। वहीं हितों में भेद होना भी संघर्ष का कारण बनता है। हितों का भेद जो होता है वो बेसिकली संबंध हमारे जीवन की किसी भी पक्ष में हो सकता है। जब व्यक्ति के हितों में भेद या टकराव होता है तो भी संघर्ष शुरू हो जाएगा। भेद कर रहे हैं, हित में काम कर रहे हैं, तब भी टकराव हो जाए। ऐसे में कार्ल मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनको आप ध्यान रखिएगा। इनसे आप लोगों को यूजीसी में एक प्रश्न तो तय है आना। अब इनसे जो चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ क्या क्या आ सकता है। इनका पूरा नाम नहीं पूछा जाता है, लेकिन पूरा नाम है कार्ल हेनरिक मार्क्स। ये अर्थशास्त्री भी हैं, दार्शनिक भी हैं, इतिहासकार भी हैं, राजनीतिक सिद्धांतकार भी हैं, समाजशास्त्री भी हैं, पत्रकार भी हैं, वैज्ञानिक समाजवाद के प्रेरणा भी है। बहुत सारे इनका जो है, बहुत सारी डिग्री ले रखा है आप ये कह लीजिए, या बहुत सारे इन्होंने विचार डाल रखा है, ये कह सकते हैं। कार्ल मार्क्स का जो विचार है वो बेसिकली हीगल के विचारों से प्रभावित था। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड आ गई है आपके सामने, IMP स्लाइड है। प्रभावित है, बात को समझते चलिएगा। बताइए समझ में आ रहा है ना सभी को? हाँ जी सर, आ रहे हैं। समझना जरूरी। इसी तरीके से अगर आप समझें सारे दिन, जितने दिन रह गए हैं आप, तो समझो बहुत अच्छा काम करेंगे आप लोग इस बार। तो अच्छा, एक कार्ल मार्क्स ने एक होली फैमिली नामक एक किताब प्रकाशित की, जिसमें उस किताब में अब देखो सर्वहारा वर्ग और भौतिक दर्शन के सैद्धांतिक विचारधारा से सर्वाधिक प्रकाश तो डाला। अब अगर अभी तक तो पेपर में नहीं पूछा गया है सर्वहारा वर्ग जो है कौन सी किताब से लिया गया है, अभी तक तो नहीं पूछा गया है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे सर्वहारा वर्ग कौन सी किताब में कार्ल मार्क्स की है, तो आप बताइएगा द होली करके एक किताब आई थी, उसी किताब में ये इन्होंने बताया है सर्वहारा वर्ग को लेकर, सर्वहारा वर्ग को लेकर द होली, ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर द होली, अच्छा ये किताब आपकी अगर बात करें तो सन आप नोट कर लीजिएगा 1844, ठीक है। ये किताब का अगर वर्ष पूछे तो आप वर्ष नोट कर लीजिएगा। मार्क्स ने अपने साम्यवादी घोषणा पत्र में पूंजीवाद को समाप्त करने की संकल्पना ली थी। अब दूसरी बात, इंपॉर्टेंट लाइन ये भी है, किसकी बात कर रहा है समाप्त करने का? पूंजीवाद समाप्त करना है, क्योंकि इसी पूंजीवाद में भाई दो वर्ग आते हैं, शासक और एक शासक वर्ग, एक शासित वर्ग, ठीक है। मार्क्स के अनुसार विश्व में अशांति असंतोष के कारण जो है गरीबी और अमीरी के मध्य जो है वर्ग संघर्ष होता है। देखिए वर्ग संघर्ष भी आ रहा है इनका, वर्ग संघर्ष भी आ रहा है इनका, ये भी ध्यान रखना जरूरी है आप सबके लिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो कार्ल मार्क्स ने उन्होंने उत्तराधिकार की प्रथा का अंत किया। बहुत बढ़िया प्रश्न, ये भी देखो फैक्ट से भरा पड़ा है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट। मार्क्स का विचार देख लीजिए, आर्थिक सामाजिक समानता हेतु शांतिपूर्वक क्रांति की जानी चाहिए, यदि इसमें बदलाव ना हो तो सशस्त्र क्रांति भी की जानी चाहिए। देखिए शांतिपूर्वक क्रांति भी होनी चाहिए, और अगर मान लीजिए अगर आप नहीं मानते हो तो सशस्त्र क्रांति भी होनी चाहिए। वर्ग विहीन समाज की स्थापना किया है कार्ल मार्क्स ने, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। वर्ग विहीन से प्रश्न भी पूछा जा चुका है। 1867 में काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द यूजीसी में खूब रिपीट हुए हैं प्रश्न। ये प्रथम विश्वविद्यालय ग्रंथ था, एक 10 कैपिटल प्रकाशित हुआ था 1867 में, जिसमें कहा गया भाई संपूर्ण विश्व के बारे में। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब ये भी है। द
फिलॉसफी, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, नाम सुना है? इसका मतलब जी सर। ये किताब कब आई थी? द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी 1847 में। नोट करिए, 1847 में आई थी किताब ये, है ना, नोट करिए। इनकी मृत्यु 1883 में हुआ था, बट ये पेपर में नहीं पूछा जाएगा। अब देखो, नोट करो इनकी किताब। नंबर 1 आप नोट करो, दास कैपिटल। दास कैपिटल काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब। कैपिटल, कैपिटल 1867। दूसरी किताब नोट करिए, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो 1848, 1848, ठीक है, 1848। दो किताब नोट कर लिया आप लोगों ने। द होली, द होली क्लियर होगी 1840, द होली फैमिली 1844, मैंने लिखवाई दिया 1844। देखिए भाई क्या हो रहा है, ठीक है, ये नोट कर लिया आपने जी। फैमिली बुक 1844 में बताया आपने, था होली फैमिली बुक। हाँ वही 44 तो बताया मैंने, द होली फैमिली सही तो है 1844। उसके बाद द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी है, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी है 1847 है, 1847 चौथी किताब हो गई है आपकी, चौथी किताब हो गई, 4 किताब हो गई, ठीक है। वेज, लेबर एंड कैपिटल, वेज, वेज WAGE, वेज, लेबर एंड कैपिटल 1849, 1849, 1849, 1849। कुल कितनी किताब हुई? 5 बुक हो गई। 5, बहुत है, 5 आपके लिए बहुत है। एक देखो, एक तो सुसाइड उसकी किताब है, सुसाइड मतलब आत्महत्या, दुर्खिम की, लेकिन मार्क्स ऑन सुसाइड, मार्क्स ऑन सुसाइड अगर चाहो तो याद रखना चाहो तो कर लो, 1846 है। कहीं मार्क्स करके अगर आता है कि मार्क्स में अगर सुसाइड की किताब आ जाए तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग इसको एलिमेंट करिए बात, क्योंकि ये भी एक किताब उसी की है। पता चले आप लोग दुर्खिम को सोच के आप हटा दें तो गलत है। ये मार्क्स ऑन सुसाइड किताब एक आई थी 1846 में, है ना, कार्ल मार्क्स की है। कार्ल मार्क्स की है, हाँ। तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग इसे हटाइएगा मत, एलिमेंट मत करिएगा, ठीक है भाई। सुसाइड बुक किसकी है सर? दुर्खिम की भी है, दुर्खिम की किताब भी है, कार्ल मार्क्स की भी है, हाँ, दुर्खिम की भी है, ठीक है। हो गया क्लियर? बताइए फिर मैं आगे बढ़ूँ। जी सर। अच्छा, यहाँ पे है दास कैपिटल है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ घोषणा पत्र 1948, वही कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की बात हम करते हैं, है ना, वही किताब है ना, है ना, ठीक है। और उसके बाद आपका कम्युनिस्ट राजधानी जर्मन वाला किताब, ये दास कैपिटल का है 1846 वाला। 1844 में एक आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपि के लेकर एक किताब आई थी, बट इसको छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए, चयनित लेख को छोड़ दीजिए, जर्मन विचारधारा को छोड़ दीजिए। मजदूरी श्रम लिखवाया ना अभी मैंने, वेजेज करके, लेबर करके लिखवाया कि नहीं लिखवाया अभी आपको? यस सर। हाँ वेजेस लेबर एंड हाँ, वो आप ध्यान लिखिएगा, वही किताब यहाँ पे आई है, ठीक है। तो वो आई थी, कितना लिखवाया था मैंने? 1849 लिखवाया था ना, 1849, 1849। हाँ, ये कर लीजिएगा। फिर उसके बाद राजनीति की अर्थव्यवस्था की आलोचना, इसको छोड़ दीजिए। लुईस बर्नापोर्ट 18वें ब्रूम, इसको भी छोड़ दीजिए। दर्शन की गरीबी, ये मैंने लिखवाया था आपके। पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, तो ये 1847, ठीक है।
ठीक है भाई। जी सर। चलो बहुत बढ़िया भाई। आगे देखिए, मार्क्स का यहाँ पे और भी कुछ कृतियाँ वगैरह हैं। मैं अब थोड़ा सा आगे चलेंगे। मार्क्स वर्ग को पुकारते हैं भाई, और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए कार्ल मार्क्स की और चीज़ें। आदिम साम्यवाद वर्ग विहीन समाज की बात कार्ल मार्क्स का है नाम। दासत्व समाज वर्ग कार्ल मार्क्स का नाम है। सामंती समाज वर्ग कार्ल मार्क्स का नाम है। पूंजीवाद समाज वर्ग कार्ल मार्क्स का नाम है। ये पेपर में आते हैं ऐसे करके, ऐसे ही लिखे होते हैं, है ना। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को। ये देखिए, ये पेपर में आ चुका है ना। बुजुर्गवा और सर्वहारा वर्ग बहुत ही अस्पष्ट है, जिससे कोई निश्चित अर्थ नहीं निकला, और ये स्टेटमेंट कार्ल मार्क्स का है। इंपॉर्टेंट लाइन। किसका नाम आता है, ये पेपर में बहुत प्रश्न पूछा गया था ना। सीधा सीधा ये चीज़ें हो जाती है। अब देखिए, कार्ल मार्क्स की भावनाओं से प्रभावित, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इधर। हीगल की भावनाओं से। राउल्फ डेरनडार्फ एक नाम आता है। मैं बताऊं, डेरनडार्फ बेसिकली जैसे संस्कृति के बारे में नाम आता है उनका, क्या नाम है, अरे वाह, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। वैसे ही एक नाम आता है सत्ता के संबंध में भी। तो डेरनडार्फ जो है, सत्ता के संबंधों पे आधार रखकर इन्होंने कहा भैया ये संघर्ष का एक संघर्ष है, संघर्ष का सिद्धांत है ये, है ना, डेरनडार्फ। तो डेरनडार्फ ने एक किताब लिखी जिसमें उल्लेख था, वो किताब का नाम था औद्योगिक समाज में वर्ग संघर्ष। ये किताब थी, ये 1959 में लिखा था। और एक समाज का सिद्धांत का किताब लिखा था सन 1968 में। ये डेरनडार्फ का है। तो ये आप ध्यान रखें, राउल्फ डेरनडार्फ। ये दो चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है ना। अब यहाँ पे और सारी चीज़ें मिल सकती। यहाँ पे देखिए, किताब के बारे में मैंने बता दिया आपको। एज अब अभी मैंने बताया आपको थ्योरी ऑफ सोसाइटी को लेकर, ये बता दिया आपको, ये किताब है इसकी। ठीक है। आधुनिक सामाजिक वर्ग की बात करते हैं तो ये 1968 में, ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए। ठीक है। द न्यू लिबर्टी, ये भी छोड़ दीजिए। द क्राइसिस डेमोक्रेसी, ये आप ध्यान रखिए। ये 1975 लिखा हुआ है। ये 1 है, ये 9 है, ये 7 है, ये 5 है ना भाई। तो ये समझ लीजिए 1975 यानी 1975 का है। ठीक है। और यूरोप की क्रांति छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए। ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा डेरनडार्फ के बारे में। वर्ग संघर्ष, डेरनडार्फ ने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को विकसित किया है। वह समाज एक मजबूत व्यवस्थित दृष्टिकोण और वर्ग संबंधों की संरचना है, जहाँ पे संयुक्त प्रभुत्व के समान रूप से या रूप में अधिकार के साथ संघर्ष, वर्ग संघर्ष एक प्रतीकात्मक मॉडल को बताता है। अब ध्यान सुनिए, जो वर्ग संघर्ष को एक प्रतीकात्मक मॉडल दिया है ना, वो डेरनडार्फ का है वर्ग संघर्ष में। तो ये आप चाहो तो ध्यान रख सकते हैं, मॉडल नाम। तो मैं कोई ऐसे वर्ड नहीं छोड़ रहा हूँ जो आप लोगों को पेपर में ना मिलेगा, है ना। अब सारी चीज़ें आप लोगों से मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ जो थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, एक नाम आता है कोजर। कोजर का सिद्धांत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कोजर भी, कोजर जो थे, इनको लुईस कोजर कहा जाता है, ऑप्शन में आते हैं ये। इन्होंने, कोजर ने अपने सिद्धांत को संघर्ष का प्रकारवाद सिद्धांत कहा है, प्रकारीवाद। अब देखो, संघर्ष का प्रकारीवाद किसने बोला, संघर्ष को प्रकारीवाद? तो लुईस अल्फ्रेड कोजर है ना, कोजर। अब देखिए यहाँ पे लुईस कोजर से मैं, अच्छा आपको ये भी बता दूँ, ये एक ऐसे महान भाव हैं, इन्होंने भी संघर्ष को 2 टाइप में डिवाइड किया है। इन्होंने कहा कि भैया एक वास्तविक होता है और एक अवास्तविक होता है। 2 टाइप में इन्होंने संघर्ष को दिया। यथार्थवादी, अर्थवादी, यही चीज तो है। वास्तविक, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यथार्थ और अयथार्थ, हाँ बिल्कुल। अगर आप समझना चाहें तो जिस तरीके से अभी आपने मार्क्स के उनके अकॉर्डिंग समझा है आपने, किसका था यथार्थवादी और अयथार्थवादी, किसका? लुईस कोजर का, हाँ लुईस कोजर का।
तो लुईस कोजर का जो यथार्थवादी और अयथार्थवादी था, जो सीमेल और कोजर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सीमेल और कोजर के साथ, लुईस कोजर ने सीमेल, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, है ना सर। यस सर, यस। हाँ, तो इन दोनों का जब एक साथ में आए तो इन्होंने एक वास्तविक कोज और अवास्तविक, अभी आपने मुझे बताया ना कि इनका उनसे रिलेट कर सकते, बिल्कुल रिलेट कर सकते हो। जो वास्तविक था वो यथार्थवादी था, जो अवास्तविक है वही आपका क्या था, अयथार्थवादी था। बिल्कुल आप यहाँ से स्पष्ट कर सकते हो रिलेट, ठीक है, याद रखिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं आप, बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो सामाजिक संघर्ष की परिकल्पना, मतलब एक प्रकार से इमेजन की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ सामाजिक संघर्ष में जो इमेजन की बात हो रही है, तो यदि दुर्खिम ने प्रकारीवाद को संस्थापक ने माना जाता है कि यह भी महत्वपूर्ण है कि कोजर ने दुर्खिम की सामाजिक पदार्थ की कल्पना थी उसकी आलोचना की थी। जॉर्ज सीमेल ने साम्यवाद को स्वीकारा था, ठीक है, और उन्हीं के अनुसार संघर्ष को प्रक्रिया के रूप में देखा भी था, जो कुछ दशाओं में सामाजिक साम्याव को बनाए रखने के लिए प्रकारी को करता था। तो यहाँ पे परिकल्पना वगैरह का आप छोड़ दीजिए, कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो आपसे प्रश्न बनाए, ठीक है। यहाँ उसके अर्थ मिल जाएंगे, कोजर की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हो जाएंगी। अगर आप पढ़ना चाहेंगे टाइम निकाल के आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। द फंक्शन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट करके था, मैंने एक किताब लिखवाया था अभी 1956 का, अभी शायद अगर आपको याद भी होगा, मैंने ये किताब बोला था 1956, और याद है तो बहुत बढ़िया है, यही किताब इंपॉर्टेंट है इनके लिए। बाकी यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए, टर्नल जोसन को ये भी छोड़ दीजिए, द स्ट्रक्चर वाला, द्विवेदी जी को छोड़ दीजिए, पांडे जी को भी छोड़ दीजिए, ठीक है। कलिंस का एक नाम आता है, ये रेनाल्ड कलिंस हैं, इनकी किताब आई थी कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी टूवर्ड्स एन एक्सपेरिमेंटल साइंस करके, बहुत फेमस थी, इसी के हिसाब से ये जाने गए, और यहाँ पे शायद मिलेगा भी, देखिए यहाँ पे इन्होंने एक किताब लिखा संघर्ष समाजशास्त्र, नहीं इम्पोर्टेंट है। द कंडीशन थ्योरी सोसाइटी की बात करें, छोड़ दीजिए। समाज की खोज छोड़ दीजिए। बेवरिन समाजशास्त्र का सिद्धांत छोड़ दीजिए, सैद्धांतिक में छोड़ दीजिए। सोशियोलॉजी ये वाला देखिए 1992 में सोशियोलॉजिकल इंसाइट की बात किया इन्होंने, अंतर्दृष्टि की, एन इंट्रोडक्शन टू नॉन करके, ठीक है, जहाँ पे इन्होंने ऑप्सियस सोशियोलॉजी का एक दूसरा संस्करण दिया था, ये आप ध्यान रखिएगा। और द सोशियोलॉजी ऑफ फिलोसफी इसको छोड़ दीजिए 94 का। ग्लोबल थ्योरी, ठीक है, इंटेलेक्चुअल चेंज की बात किया है, इसको भी आप ध्यान रख लीजिए, IMP कर लीजिए ये, और IMP कर लीजिए ये, ठीक है। इंट्रक्शन जो है रिचुअल्स चेन छोड़ दीजिए, हिंसा को छोड़, नेपोलियन को छोड़ दीजिए, ठीक है, ठीक है, ये चीज़ें हैं बस। यहाँ पे आपका जो है, अच्छा शक्ति और सत्ता की बात करता है तो डरेंडार्फ आ जाएगा। जो कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी टूवर्ड्स एंड एक्सपेरिमेंटल साइंस की बात किया, जहाँ पे द्वंद्वात्मक संघर्षवादी सिद्धांत नहीं मानते थे, इन्होंने बताया भैया कि मनुष्य ने सामाजिकरण का गुण पाया जाता है, मनुष्य में क्या पाया जाता है, सामाजिकरण का गुण पाया जाता है, और जिनका सामाजिकरण नहीं होगा वह संघर्षवाद में विश्वास करेगा। ये बात इनका कहना है बस। जो सामाजिकरण का गुण पाया जाएगा, जिसमें गुण पाया जाता है, वो बेसिकली संघर्ष का सिद्धांत है, और जिसमें गुण नहीं पाया जाएगा वो संघर्ष में विश्वास ही नहीं करेगा। तो ये चीज़ें थी कलिंस का, बस यही था बात केवल कलिंस का, और इसके अलावा कुछ और है ही नहीं इसमें, ठीक है ना। तो ये आज के लिए बस इतना ही रखिए आप लोग। काफ़ी हम लोगों ने अच्छा डिस्कशन कर लिया, और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आज की क्लास अच्छी भी रही होगी। संघर्ष के बारे में बहुत टफ टॉपिक है, और आप लोगों ने बड़े अच्छे से पढ़ा होगा इसको समझ कर आप लोगों ने, है ना, ठीक है जी सर।